फिल्म जनहित में जारी की कहानी देश के किसी भी छोटी शहर की कहानी हो सकती है। पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी सी नौकरी करके अपने पैरों पर खड़े होने की चाहत रखने वाली लड़कियों को बाहरी दुनिया से दो दो हाथ करने से पहले घर में अपने ही माँ बाप से भिड़ना होता है। जिन घर वालों को अपनी बेटी को लेकर सिर्फ एक जिम्मेदारी समझ आती है तो वह ये है कि जल्द से जल्द उनकी शादी कर देना। फिल्म जनहित में जारी हिंदी सिनेमा में मजबूती से उठाया गया एक सादा सा कदम है। सिनेमा और समाज का रिश्ता जोड़ती है फिल्म। तो आइए शुरू करते हैं जनहित में जारी फिल्म का एक्सप्लेनेशन, लेकिन उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। फिल्म की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के ओरछा टाउन से, जहां पर हम मनोकामना त्रिपाठी को देख पाते हैं जो कि डबल ए में है और फिलहाल तो वह एक बस में है। साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि मनोकामना त्रिपाठी प्रेग्नेंट है, इसलिए यहाँ पर एक लड़की दया खाकर उसे अपनी सीट दे देती है। और जैसे ही मनोकामना अपनी सीट पर बैठती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक पकाऊ औरत से। वह औरत मनोकामना से कई सारे सवाल पूछने लगती है, जैसे कि उसका कौन सा महीना चल रहा है और उसके कितने बच्चे हैं। और आखिर में वह औरत मनोकामना से पूछती है कि आखिर वह इस बच्चे का क्या नाम रखने वाली है। तो मनोकामना गुस्से में उससे कहती है चुप, जिसके बाद जब वह औरत शॉक्ड हो जाती है तो वह उससे कहती है कि अगर लड़का हुआ तो चुप और लड़की हो तो चाप, और अगर दोनों साथ में रहेंगे तो वह हो जाएंगे चुपचाप। मनोकामना का स्टॉप आ जाता है और वह बस से उतर जाती है। और जैसे ही वह बस से उतरती है तो हमें पता चलता है कि मनोकामना प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि उसने तो अपने पेट पर तकिया लगाया था, और वो इसलिए ताकि उसे बस में सीट मिल सके। और ये ट्रिक वह अक्सर अपनाया करती है। मनोकामना एक इंडिपेंडेंट लड़की बनना चाहती है। वह चाहती है कि वह किसी पर भी निर्भर ना रहे, इसलिए अक्सर जॉब की तलाश में रहती है, लेकिन उसे जॉब नहीं मिल रही है। थोड़ी देर के बाद वहीं पर हमें देवी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि मनु का बचपन का दोस्त है। वह दोनों साथ में शराब पीते हैं और उल्टे सीधे कांड भी किया करते हैं। देवी मनु से प्यार करता है, लेकिन आज तक कभी भी उसे बताने की ये हिम्मत नहीं हुई है। देवी मनु का कदम कदम पर साथ देता है और हर सुख दुख में उसके साथ भी रहता है। देवी की क्रियाक्रम शादी करवाने वाली दुकान होती है, लेकिन उसकी दुकान बिल्कुल भी नहीं चलती है। आगे हमें मनु के घर के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर मनु की दो बहन, एक भाई और उसके मम्मी पापा रहते हैं। मनु के पेरेंट्स चाहते हैं कि वह शादी कर ले और घर बसा ले, इसलिए उसके घर पर अक्सर लड़के वाले मनु को देखने के लिए आया करते हैं, लेकिन मनु उन्हें हमेशा की तरह अपने घर से भगा देती है। मनु के घर वाले अक्सर उसके ऊपर दबाव डाला करते हैं ताकि वह शादी कर ले, लेकिन मनु उनसे साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि उसे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना है, उसके बाद ही वह शादी के बारे में सोचेगी। तो मनु के घर वाले भी कह देते हैं कि अगर वह 1 महीने के अंदर नौकरी ढूंढ कर नहीं लाई तो वह उसकी जबरदस्ती शादी करा देंगे। तो मनु भी उनकी इस शर्त को मान जाती है और अगले ही दिन से नौकरी की तलाश में घर से निकल पड़ती है। लेकिन मनु के लिए नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। कभी कभी वह जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होती है, तो कभी कभी उससे एक्सपीरियंस मांगा जाता, और कहीं कहीं पर तो उसे 5-10 हजार की जॉब मिलती, जो कि उसके लिए काफी नहीं था। और आखिर में मनु एक ऐसी जगह पर धक्के खाते खाते पहुंच जाती है जहां पर शायद उसी का होना तय था। उस कंपनी का मैनेजर सबसे पहले मनु को उसकी पेमेंट बताता है। वह उससे कहता है कि 40,000 रुपए महीना उसकी पेमेंट होगी, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि ये किस चीज की जॉब है। इसके बावजूद मनु इसके लिए हाँ कर देती है। लेकिन जब उसे बताया जाता है कि ये एक कॉन्डम बनाने वाली कंपनी है, जिसे सभी लोग लिटिल अम्ब्रेला के नाम से जानते हैं, और ये बात सुनने के बाद मनु बौखला जाती है और उसके मैनेजर को चिल्लाने लगती है। लेकिन बाद में उसे समझ आता है कि 40,000 रुपए कम नहीं होते हैं, इसलिए वह इस नौकरी को ज्वाइन कर लेती है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम ये नहीं थी कि उसने जॉब ज्वाइन कर ली थी, बल्कि प्रॉब्लम तो ये थी कि उसे ये सारी चीजें बेचनी भी है। लेकिन मनु को ये सारी चीजें नहीं दिख रही थी, बल्कि उसे तो सिर्फ 40,000 रुपए महीना दिख रहा था। और जैसे ही मनु कंपनी से छतरी को बेचने के लिए निकल पड़ती है तो वह काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करती है, क्योंकि छतरी को उसे लड़कों को बेचना था। इसके बावजूद मनु उन्हें बेचती है और धीरे धीरे उसे छतरियों का मार्केट समझ आने लगा था, और उसने काफी सारी छतरियों को भी बेच दी थी। मनु अपने घर आती है और जैसे ही वह अपने पेरेंट्स को बताती है कि उसकी नौकरी लग चुकी है और उसकी सैलरी 40,000 रुपए महीना है, तो उसके घर वाले सरप्राइज हो जाते हैं और अब शादी करवाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अगले दिन मनु को हम कंपनी जाते हुए देखते हैं, जहां पर हम रंजन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि मनु को बस में बैठने के लिए एक सीट को दिलाता है। और इन चीजों को देखकर मनु उससे काफी इंप्रेस्ड हो जाती है। मनु जैसी कंपनी में पहुंचती है तो वह अपने मैनेजर से मिलती है और उससे कहती है कि उन्हें छोटी छतरियों की सेल लगानी चाहिए, क्योंकि इंडिया में सेल के द्वारा काफी सारी चीजें बिकती है। तो मनु का मैनेजर भी मान जाता है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि सेल तो वह लगा लेंगे, लेकिन उन्हें भीड़ की भी जरूरत थी। इसलिए वह देवी के पास जाती है और उससे कहती है कि उन्हें बहुत सारी भीड़ की जरूरत है। इसलिए देवी उसे एक दंगल के पास ले जाता है, जहां पर कई सारे पहलवान कुश्ती लड़ रहे होते हैं और वहां पर कई सारी भीड़ भी मौजूद थी। इतनी सारी भीड़ देखने के बाद मनु को ऐसा लगता है कि उसका काम हो जाएगा। और जब जीते वाले पहलवान को पुरस्कार दिए जा रहे होते हैं तो उन्हीं में से एक पुरस्कार ऐसा भी था जिसमें 10 छोटी छतरियों के पैकेट मौजूद थे
और ये बात सुनने के बाद दंगल के सभी लोग मनु का मजाक उड़ाने लगते हैं। मनु यहाँ पर सभी को चिल्लाते हुए कहती है कि वह लोग छोटी छतरियों की सेल लगाने जा रहे हैं जिसमें 50% ऑफ मिलेगा। मनु ने देवी से सिर्फ भीड़ इकट्ठी करने को कहा था, लेकिन उसने देवी को ये नहीं बताया था कि वह यहाँ पर छोटी छतरियां बेचने के लिए आई थी। इसके बावजूद वह उसका साथ देता है और उस जॉब को ज्वाइन भी करता है। आगे हमें रंजन की पूरी फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके पिता और दादा होते हैं, उसके 2 भाई होते हैं और 2 भाभियां भी होती है। उनके घर में हमेशा पैसों की कड़की चलती रहती है, क्योंकि कमाने वाले कुछ कम ही कमाते हैं, जिनसे उनका घर का खर्चा तो नहीं चल पाता है। रंजन भी रामलीला में काम करता है, लेकिन उसे भी ज्यादा पैसे तो नहीं मिलते। साथ में हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि रंजन के पिता केवल प्रजापति इस बार प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। केवल प्रजापति का प्रधान बनने का सपना नहीं है, बल्कि उन्हें तो अपने घर की कड़की को खत्म करना है और अपनी आय को बढ़ाना है। केवल प्रजापति एकदम सख्त आदमी है, उनके पूछे बिना घर वाले कोई भी काम नहीं कर सकते, इसलिए घर के सभी लोग केवल प्रजापति से डरते हैं। अब मनु कंपनी जाने के लिए बस पकड़ती है और बस में ही अक्सर उसकी मुलाकात रंजन से होती है और धीरे धीरे करके उन दोनों के बीच में अब फीलिंग्स काफी ज्यादा बढ़ने लगी है। और आगे जाकर एक ऐसा मोड़ आता है जब दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और काफी सारा टाइम भी स्पेंड करने लगे थे। अब मनु रंजन को अपने यहाँ होली खेलने के लिए इनवाइट करती है, तो रंजन भी होली खेलने के लिए मनु के यहाँ पर पहुंच जाता है। दोनों साथ में डांस करते हैं और उन्हें इस तरह साथ में देखकर देवी अंदर ही अंदर जल रहा होता है, क्योंकि वह मनु से प्यार करता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मनु के घर वालों को उसकी छोटी छतरी की जॉब के बारे में पता चल चुका था, इसलिए उसकी माँ मनु को बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है। वह उससे कहती है कि वह तुरंत ही इस जॉब को छोड़े और दूसरी जॉब को पकड़े, वरना वह उसकी शादी करा देंगे। लेकिन मनु भी 40,000 रुपए महीना कमा रही होती है, इसलिए किसी तरह वह अपने घर वालों को मना लेती है। दूसरी तरफ मनु और रंजन के हाल कुछ यूं हो गए थे कि दोनों शादी के बारे में सोचने लगे थे। शादी तो दोनों को करनी थी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि केवल प्रजापति लव मैरिज के सख्त खिलाफ थे, इसलिए उन्हें किसी तरह से इस मैरिज को अरेंज बनाना पड़ेगा। इसलिए अपने पहचान वाले पंडित से मिलकर दोनों फैमिली वालों को आपस में मिलवाया जाता है, जहां पर केवल प्रजापति को पता चलता है कि उनकी होने वाली बहू जॉब करना चाहती है, जिस पर केवल प्रजापति तो साफ मना कर देते हैं, क्योंकि उनकी बहुएं जॉब नहीं करती है। लेकिन किसी तरह यहाँ पर मनोकामना उन्हें मना लेती है। उन लोगों ने केवल प्रजापति को तो मना लिया था, लेकिन रंजन ने अपने पिता को ये नहीं बताया था कि मनोकामना लिटिल अम्ब्रेला कंपनी में काम करती है। और कुछ दिनों के बाद उन दोनों की शादी करा दी जाती है। दोनों की जैसे ही शादी होती है, मनु उनके घर वालों को काफी खुश रखने लगी थी और सभी लोग उससे इम्प्रेस्ड भी होते जा रहे थे। लेकिन तभी एक प्रॉब्लम होती है, और वो प्रॉब्लम ये होती है कि केवल प्रजापति को मनोकामना की जॉब के बारे में पता चलता है कि वह लिटिल अम्ब्रेला कंपनी में काम करती है। और इस बात को सुनकर वह बौखला जाते हैं और अपने बेटे रंजन को मारने लगते हैं, क्योंकि उसने ये बात अपने पिता से छिपाई थी, क्योंकि उनके घर में केवल प्रजापति से बिना पूछे कोई भी काम नहीं किया जाता है। और थोड़ी ही देर के बाद वहां पर मनु आ जाती है। मनु के आने के बाद वह केवल प्रजापति से कहती है कि अगर उन्हें ये जॉब पसंद नहीं है तो वह इस जॉब को छोड़ देगी, और केवल प्रजापति भी उसकी बात से मान जाते हैं। अब उसी रात मनु और रंजन दोनों ही आपस में झगड़ रहे होते हैं, क्योंकि रंजन ने ही उसके पिता को उनकी फैक्ट्री तक ले गया था, जो कि उसकी बहुत बड़ी भूल थी, जो कि अनजाने में उससे हुई थी। अब अगले दिन से मनु प्लास्टिक के डब्बों को बेचने का काम शुरू करती है। वह काफी सारे महिलाओं को इकट्ठा करती और उन प्लास्टिक के डब्बों को बड़े ही आसान तरीके से बेच देती है। थोड़े दिन के बाद उसे पूजा नाम की एक लड़की मिलती है, जो कि चाहती है कि वह उसके साथ काम करे। तो मनु उसे अपने साथ रख लेती है और उसे सारा काम सिखा देती है। लेकिन पूजा थोड़े ही दिनों तक काम करती है और कुछ दिनों के बाद काम बंद कर देती है। अब इस चीज का पता लगाने के लिए कि आखिर पूजा ने काम बंद क्यों किया है, इस जांच पड़ताल के लिए मनु निकल पड़ती है। और मनु को पता चलता है कि पूजा के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। पूजा के बॉयफ्रेंड ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया था और उसकी कोई भी जवाबदारी नहीं ले रहा था, इसलिए उसे उसका बच्चा गिराना पड़ा और बच्चा गिराते समय उसकी भी मौत हो चुकी थी। और ये बात सुनने के बाद मनु को एक बहुत बड़ा धक्का सा लगता है, क्योंकि मनु प्रोटेक्शन बेचने का जो काम कर रही थी वो सही था, और अगर पूजा के बॉयफ्रेंड ने भी प्रोटेक्शन का यूज किया होता तो पूजा आज जिंदा होती। इसलिए मनु अब ठान लेती है कि वह अपनी पुरानी जॉब को ही ज्वाइन करेगी। इस बारे में वह रंजन को भी बताती है। रंजन उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि अगर वह इस तरह से कदम उठाने लगी तो उसे अपने घर से ही जाना पड़ सकता है। लेकिन मनु उसकी बिल्कुल भी बात नहीं मानती है और अपनी पुरानी जॉब ज्वाइन करने के लिए जाने लगती है। दोनों ही चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे होते हैं, जिसमें मनु गलती से ये कह देती है कि उनकी लव मैरिज हुई थी, और कहीं न कहीं ये बात रंजन के घर वालों ने सुन ली थी। इसलिए रंजन के पिता अब रंजन को मारने लगते हैं, क्योंकि उसने ये बात छिपाई थी कि उन दोनों की लव मैरिज थी, बल्कि उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि ये उनकी अरेंज मैरिज है। और साथ में वह उन्हें ये भी बता देता है कि मनु अपनी पुरानी जॉब को ज्वाइन करने के लिए गई है। मनु जैसे ही फैक्ट्री में पहुंचती है तो मनु का वह लोग स्वागत करते हैं। यहाँ पर मनु ने बताती है कि वह अपनी पुरानी जॉब को ज्वाइन करने वाली है, लेकिन
ज्वाइन करने से पहले सभी को वह एक बात बताती है। वह उनसे कहती है कि हर साल इंडिया में 1.5 करोड़ लड़कियों का अबॉर्शन होता है, सही तरीके से या फिर गलत तरीके से। साथ में वह उनसे ये भी कहती है कि अब शायद लड़के ना सुधरें प्रोटेक्शन यूज करने के लिए, लेकिन अब वह लड़कियों और औरतों को समझाएंगी प्रोटेक्शन जरूरी है। अब जब केवल प्रजापति को मनु की पुरानी जॉब के बारे में पता चलता है कि उसने पुरानी जॉब ज्वाइन कर ली है, तो वह मनु के घर वालों को अपने घर बुला लेते हैं और डिवोर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मनु केवल प्रजापति से कहती है अगर वह उसे गलत साबित कर दे तो वह अपनी जॉब को फिर से छोड़ देगी। रंजन अपनी वाइफ मनु को समझाने की कोशिश करता है कि वह गलत कर रही है क्योंकि उसके घर वाले ये नहीं चाहते हैं, लेकिन मनु उसे समझाती है कि जो वो कर रही है वह बहुत ही हिम्मत का काम है, क्योंकि हर साल 1.5 करोड़ लड़कियों का अबॉर्शन होता है, जो कि गलत है। पहले ये सिर्फ एक जॉब थी, लेकिन अब ये जिम्मेदारी बन चुकी है। और अच्छा बेटा बनते बनते वह भूल गया है कि वह किसी का पति भी है। जो इंसान अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता वह दूसरे के लिए क्या होगा। साथ में मनु रंजन से ये भी कहती है उसे पहली बार रिग्रेट हो रहा है कि उसने गलत आदमी से शादी कर ली है। और ये बातें सुनने के बाद रंजन को ये बात लग जाती है। वह उदास रहने लगा था और कहीं ना कहीं रंजन को भी ये लगने लगा था कि वह अपनी वाइफ के साथ कहीं ना कहीं गलत जरूर कर रहा है, क्योंकि वह अपने वाइफ के साथ खड़ा नहीं है। कुछ दिनों के बाद रंजन के पिता रंजन को डिवोर्स के पेपर देता है और उसे मनु से साइन करवाने को कहता है, लेकिन रंजन की ये हिम्मत नहीं पड़ती और वह अपनी वाइफ से साइन नहीं करवा पाता। रंजन ने वो डिवोर्स के पेपर वहीं पर रख दिए थे, जो कहीं ना कहीं मनु ने देख लिए थे। मनु उदास हो चुकी थी क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसका पति उसे धोखा देगा और डिवोर्स देगा। इसलिए जब अगले दिन दोनों ही बस में मिलते हैं तो मनु उससे कहती है कि क्या तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? तो रंजन उसे कहता है कि कभी नहीं, ऐसा वह कभी भी नहीं कर सकता है। और साथ में वह उससे ये भी कहता है कि आज के बाद वह उसी के साथ खड़ा है और हर कदम पर उसका साथ देगा। लेकिन अब ये मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुका था और मनु और रंजन तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वह डिवोर्स ले, क्योंकि अब तो वह दोनों साथ में रहने लगे थे। लेकिन यहाँ पर उन्हें 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि अगर वह ठीक ढंग से नहीं रहे तो उनका डिवोर्स तो पक्का है। कुछ दिनों के बाद मनु ने एक ऐसी लहर चलाई जब प्रोटेक्शन के बारे में जब भी कोई बात करता तो एकदम नॉर्मल लगता। मनु ने एक ऐसी लहर छेड़ी थी जिसमें उसने काफी लोगों को प्रभावित किया था और मनु यहाँ पर एक क्रांति के रूप में उभर कर आई। हर जगह पर सिर्फ उसी का नाम हो रहा था, यहाँ तक कि मीडिया में तक, और रंजन उसका कदम कदम पर साथ दे रहा था। अब वो दिन दूर नहीं जब प्रधान पद के उम्मीदवार को चुना जाना था, क्योंकि आज सरपंच का रिजल्ट आने वाला था और रिजल्ट भी जाता है केवल प्रजापति के पक्ष में, यानी कि वह अब बन चुके थे प्रधान जी। अब अगले दिन केवल प्रजापति को सम्मानित के तौर पर स्टेज पर बुलाया जाता है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी काबिलियत की वजह से वह प्रधान जी का चुनाव जीते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद नजारा कुछ और ही था, क्योंकि लोग मनु के नारे लगा रहे थे। केवल प्रजापति प्रधान का चुनाव तो जीत चुके थे, लेकिन उनकी खुशी आधी हो चुकी थी, क्योंकि इस जीत का पूरा श्रेय मनु को जाता है। और इस गुस्से में वह लोग उन दोनों को ही अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। और जब वह दोनों जा ही रहे होते हैं कि अचानक केवल प्रजापति की बेटी, जो कि प्रेग्नेंट होती है, उसे लीवर पेन होने लगता है और वह तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां पर डॉक्टर केवल प्रजापति को बताता है कि शायद वह माँ और होने वाले बच्चे दोनों को ही नहीं बचा पाए, क्योंकि दामाद जी को डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि उनका एक बच्चा तो हो चुका है, लेकिन अगर वह एक और करने की कोशिश करेंगे तो शायद वह उनकी पत्नी को नहीं बचा पाएंगे। ये बात सुनने के बाद केवल प्रजापति बौखला जाते हैं और अपने दामाद को ही मारने लगते हैं। वह उससे कहते हैं कि तेरा एक बच्चा हो गया था तो उसने फिर प्रोटेक्शन का यूज क्यों नहीं किया। तो केवल प्रजापति को अब जाके समझ आता है कि उनकी बहू सही थी और मैं गलत। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर फिर से आता है और वह बताता है कि माँ और बच्चे दोनों ही ठीक हैं, और ये बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये एक जरूरी फिल्म है जो एक जरूरी संदेश देती है। सरकार जनसंख्या कंट्रोल के प्रोग्राम पर करोड़ों खर्च करती है, लेकिन कई लोग तब भी नहीं समझते, तो ऐसे लोगों को ये फिल्म जरूर दिखाएं। जनहित में जारी एक फिल्म नहीं बल्कि एक हकीकत है जो एक ऐसा सोशल मैसेज देती है जिसे आपके और हमारे द्वारा काफी सालों से नकारा जाता रहा है। बता दें, अबॉर्शन की वजह से इंडिया में हजारों जाने जाती है और इसकी वजह से औरतें जो दर्द सहन करती है उसे एक आदमी कभी महसूस तक नहीं कर सकता। इस फिल्म का टॉपिक जबरदस्त है जो प्रोटेक्शन के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करता है। फिल्म के अंदर इस सोशल मैसेज को हंसी मजाक के साथ पेश किया गया है और इस प्रकार से एक जरूरी बात को लोगों तक पहुंचाने का तरीका लाजवाब है। इसके लिए जय बसंतु सिंह की जितनी भी तारीफ की जाए सब कम है। नुसरत ने मनोकामना के किरदार को पूरी तरह से जिया है। उनके बोलने का स्टाइल, चेहरे के एक्सप्रेशन और एक्टिंग को देखकर यह महसूस होता है कि उन्होंने एक जरूरी सामाजिक जानकारी को दिमाग से नहीं बल्कि दिल से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट ने फिल्म के अंदर अपने अपने किरदारों में कमाल की एक्टिंग की है
उनकी एक्टिंग देखकर हर एक सीन असली लगता है। फिल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे डायलॉग डाले गए हैं जो आपको पेट पकड़कर हंसने के लिए मजबूर करते हैं। इसके अलावा हर एक किरदार के मुंह से निकली हुई छोटी सी भी पंच लाइन सीधा दिल पर घात करती है और होंठों पर हल्की हल्की हंसी छोड़ जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।